नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गैस लॉ। तो गैस लॉ के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कितने प्रकार की गैसेस लॉ होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज तो शुरुआत करते हैं। गैस है 4 मेजरेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, गैस की जो प्रॉपर्टी होती है, 4 हम उसको जो माप सकते हैं वो 4 होती हैं। वो आपके होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो इसी को हम गवर्न करने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं गैस लॉ। ठीक है ना। अब गैस लॉ के अंतर्गत 5 लॉ आते हैं, जिसमें देख सकते हैं पहला आपका होता है बॉयल्स लॉ, दूसरा आपका होता है चार्ल्स लॉ, तीसरा गैलिसार्ड लॉ होता है, चौथा आपका होता है अवोगाड्रो लॉ और पाँचवा आपका होता है ग्राहम्स लॉ। ठीक है, लेकिन इन तीनों और ये अवोगाड्रो लॉ को मिला के एक चौथा पाँचवा लॉ बनता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये गैस लॉ हुए। तो हम शुरुआत करते हैं पहले बॉयल्स लॉ से, उसके बाद चार्ल्स लॉ देखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से गैलिसार्ड लॉ देखेंगे। अगर देखें बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना। अब यहाँ बॉयल्स लॉ में क्या बात की जाती है कि जो आपका प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ यही बोलता है कि जो आपका प्रेशर होगा, किसी सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर किसी भी सिस्टम का प्रेशर हम जितना बढ़ाएंगे उस सिस्टम का वॉल्यूम जो आयतन होगा वो उतना ही कम होगा। ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग भी नोटिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर पे कि जैसे मान लीजिए कोई अगर वैल्यून लेते हैं। ठीक है, अगर वैल्यून में हम अगर हवा भर के, ठीक है, कोई गुब्बारा लेते हैं उसमें कोई हवा भर के अगर उसमें जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो देखेंगे तो उसका आयतन आपका कम हो जाता है। इस चीज़ को आपने नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ही बॉयल्स लॉ के द्वारा भी इस चीज़ को समझाया जाता है कि किसी भी सिस्टम का अगर हम प्रेशर को अगर बढ़ाते हैं तो उसका आयतन घटता है, या फिर प्रेशर जब हम घटाते हैं तो उस सिस्टम का आयतन जो हो वो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे ही बात की जा रही है। इट स्टेटेड दैट द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयतन के। ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके आयतन के, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। P भी आप कह सकते हैं, जहाँ का P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम आप गैस है, K आपका कांस्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ हम देख सकते V आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है, P आपका प्रेशर ऑफ गैस है, K आपका कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द करंट प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैसेस इफ अदर वैल्यू आर गिवन। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि मान लीजिए कोई इस प्रकार से आपका कोई कंटेनर है और यहाँ तक आपकी गैस भरी है। ठीक है, हमें पता है इस सिस्टम का, हमें पता है कि आयतन कितना है। ठीक है, जो गैस यहाँ तक भरी है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है, मान लीजिए आपका जो अभी करंट में जो आपका आयतन इसका है वो 50 ml है। ठीक है, जो इस पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो आपका है 1 atm। ठीक है ना, 1 atm है। अब करते क्या है, इस पर अगर हम जब प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक ना, इस पर जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब इस पर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो P2 उसका हम करते हैं 1 atm था 2 atm, जब हम प्रेशर इस पर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो गैसेस होंगी ये वापस में थोड़ा श्रिंक होके यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक ना, ये जो गैसेस होंगी कुछ यहाँ तक आ जाएंगी, तो इसका जो आयतन होगा जो घट जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको निकालना है कि जो आयतन घटा है वो कितना है। तो अगर इस चीज़ को निकालें, P अब हम 2 टीम कर दिए हैं, तो अगर इस चीज़ को देखें तो हम निकाल सकते हैं P1 बराबर V1 इक्वल टू P2 V2 से ये चीज़। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका इक्वेशन दिया है वहीं पर यहाँ पर बताया गया कि P1 की वैल्यू हम देख सकते हैं कि अब मैंने लिखा है 1 atm और वॉल्यूम जो आपका है 50 है। ठीक है, अब P2 की जो वैल्यू आपकी है 2 atm मैंने बढ़ा दिया है। अब तो हमारा V2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं कि जो V2 की वैल्यू होगी, कुछ निकालेंगे इस चीज़ को तो कह सकते हैं 1 × 50/2 इक्वल टू ये आपकी वैल्यू जाएगी V2 की। तो यहाँ हम देख सकते हैं 25 ml आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, कहने का मतलब है अगर एक से प्रेशर जब 2 ले जा रहे हैं तो जो प्रेशर है आपका है, जो वॉल्यूम है उसका भी वो कम हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम कोई अगर सॉल्यूशन न्यूमेरिकल आते हैं इस प्रकार से तो इसको हम निकाल सकते हैं बॉयल्स लॉ के माध्यम से। अगर उसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और आयतन जो होता
वो दिया होगा तो उस कंडीशन में निकाल सकते हैं इसको हम। अब देखते हैं चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ स्टेटेड दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ में क्या था, उसमें था आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है चार्ल्स लॉ में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ में था आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बात कर रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, जो आपकी गैसेस होंगी इसमें और फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट क्या कहने का मतलब है, जो नंबर ऑफ मोल्स गैसेस में फिक्स हैं। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जो आपका आयतन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और टेम्परेचर आपका कैसा होना चाहिए, वो आपका केल्विन में होना चाहिए, ठीक है ना। केल्विन में हो या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, ठीक है ना। तो जो आपका टेम्परेचर जब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी अगर दिया है डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, ठीक है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस दिया टेम्परेचर, तो इसमें हम 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो आपका वो हो जाता है केल्विन, जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक, इस प्रकार से किसी भी हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात उसमें होगी रहेगी, उसमें से केवल 273 हम ऐड कर देंगे, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, ठीक है। तो इस चीज़ से यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ एक्सप्रेस्ड एज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन जो होगा आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर वी बराबर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, टी बराबर टेम्परेचर ऑफ गैसेस। अनदर फॉर्म दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन V1/T1 बराबर V2/T2, ठीक है ना। अभी कैसे होता है इस चीज़ को देखेंगे, अगर हम जो V होगा इसको लिख सकते हैं V बराबर KT लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि आपका कांस्टेंट है। तो V1/T1, सॉरी, इसको पहले तो इस प्रकार से लिख सकते हैं VT/K कर सकते हैं। यहाँ पे अभी नॉर्मल गैस के लिए बात की जा रही है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए दो प्रकार की गैसेस भिन्न हो, जैसे हम टेम्परेचर या वैल्यू जो बढ़ाते हैं, तो ये आपके कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, कि आपका कुछ ये हो जाएगा V1/T1/K हो जाएगा। ये कांस्टेंट आपका, इसकी कोई बात ही नहीं फिर है। तो इसको लिख सकते हैं V2/T2/K, जहाँ पे देख रहे हैं जो कांस्टेंट आपका बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं V1/T1 बराबर V2/T2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हुआ चार्ल्स लॉ। अब गेल-लुसाक लॉ देखें, इट स्टेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक ना। इसके पहले हम लोग दो देखे हैं, बॉयल्स लॉ में था आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में था आपका एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर था। अब यहाँ पे बात की जा रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अगर देखें, इट स्टेटेड दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेस वेरीज डायरेक्टली विथ टेम्परेचर, ठीक है ना, कि आपका जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कहने क्या मतलब यहाँ पे, अगर हम प्रेशर को घटाएंगे तो टेम्परेचर आपका घटाएंगे तो घटेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्रेशर को, सिंपल सी बात की जाए, अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा। अगर प्रेशर को घटाएंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर भी घटेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात यही की जा रही है, कि इसको फिर लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिखना चाहें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लिख सकते हैं P बराबर KT, जहाँ पे इसको लिख सकते हैं P/T बराबर K। अगर यही दो विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं तो उसको लिख सकते हैं फिर P1/T1 बराबर K और P2/T2/K, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक K1 नहीं होगा, यहाँ पे K होगा। तो यहाँ इसको फिर आगे लिख सकते हैं इस चीज़ को P1/T1 बराबर P2/T2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये गैस लॉ बनता है आपका तीसरा, जिसे बोलते हैं गेल-लुसाक लॉ, ठीक है ना। इसमें कंडीशन ये है कि आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, ठीक है, आयतन जो आपका होगा कांस्टेंट होगा, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेस होंगी, तो उस कंडीशन में जो आपका प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ठीक है। अब देख लेते हैं आवोगाड्रो लॉ, ठीक है। इट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द अमाउंट ऑफ गैसेस इन मोल्स
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर ये हमें पता हो, ठीक है ना, पहले से अगर पता हो तो हम नंबर्स ऑफ मोल होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वॉल्यूम के। ठीक है ना, तो ये आपके आयतन के अनुक्रमानुपाती होंगे। तो इसको बोल सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं, या फिर बोलेंगे कि आपका आयतन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसको लिख सकते हैं V बराबर KN। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं V/N बराबर K। तो अगर दो प्रकार की सिस्टम है उनके लिए अगर निकालना है मोल्स या आयतन निकालने हैं तो उनके लिए भी लिख सकते हैं इसको, फिर V1/N1 बराबर K और V2/N2 बराबर K। इसको लिख सकते हैं फिर V1/N1 बराबर V2/N2। ठीक है, तो ये प्रकार से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं पहले कि वेयर V बराबर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस ऑफ एन आइडियल गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट प्रेजेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे n बराबर हुआ। ये चीज़ें हुई एवोगाड्रो लॉ के लिए। अब देख लेते हैं कंबाइंड लॉ। ठीक है ना, जो अभी चारों हम लोग पढ़े हैं इसको मिला के एक लॉ बनता है, इसको बोलते हैं कंबाइंड लॉ। देख सकते हैं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गै-लुसाक लॉ आर कंबाइंड टूगेदर टू गिव द कंबाइंड गैस लॉ आर जनरल गैसेस इक्वेशन। ठीक है, दिस लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैसेस। अब कंबाइंड गैस क्या बोल रहा है कि जो बॉयल्स लॉ पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, जो चार्ल्स लॉ पढ़ा है और जो गै-लुसाक बना है, गै-लुसाक, ठीक है, जो पढ़ा है अभी हम लोगों ने, इन तीनों लॉ को कंबाइन करके हम बनाते हैं चौथा लॉ जिसे बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है ना, यहाँ पे ही बात की जा रही है कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गै-लुसाक लॉ आर कंबाइंड टूगेदर टू गिव द कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर देखें इस चीज़ को, चार्ल्स लॉ में क्या था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये था आपका प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था, ये आपका बॉयल्स लॉ था। अगर देखें हम चार्ल्स लॉ क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर था वो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, ये आपका चार्ल्स लॉ था। और पांचवा क्या था आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। ठीक है, यह एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। ठीक है, ये आपका एट कांस्टेंट प्रेशर था, ये आपका एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर था। इन तीनों लॉ को मिला देंगे हम तो आपका जो चौथा लॉ बनता है उसे बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है, इसको अगर हम देखें इस चीज़ को, P आपके देखिए P आपके डायरेक्टली है यहाँ पे, तो इसको P की वैल्यू हम यहाँ कर सकते हैं। इस चीज़ को देखेंगे अगर हम यहाँ पे, इन तीनों को सिंपल सी बात है, इन तीनों लॉ को मिला के हम बना देंगे, बनेगा कुछ हमारे इस तरीके से PV/T बराबर K। ठीक है ना, अब कैसे बनता है, अगर इस चीज़ को देखिए, हम मान लीजिए इस अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी, PV बराबर K कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपका क्या था, आपका था एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपका हो जाएगा ये V, ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कुछ हम लोग इस प्रकार से V/T/K। ठीक है ना, तो आपका जो था चौथा जो लॉ था वो आपका था V बराबर N। ठीक है ना, ये था आपका। तो इसी को कंबाइन करके हम लोग इसको बना देते हैं PV/T। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस कंबाइंड गैस लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज गिवन बिलो इफ द सेम अमाउंट ऑफ गैस इज टू बी कंपेयर्ड। अब देखिए जैसा कि इसके पहले बना रहे थे हम लोग P1V1 करके, तो यहाँ पे भी इसी इक्वेशन को बना सकते हैं इसका P1V1/T1, P2V2/T2। ठीक है, ये आपका कंबाइंड गैस लॉ हो गई। यहाँ पे इस चीज़ को देख लें और ग्राहम्स लॉ देख लें, विच स्टेट दैट द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रूट होगा यहाँ पे रूट ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है ना, किसी भी गैस की जो डेंसिटी होगी वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इफ्यूजन के। आर या फिर ये हुआ एक और हो सकता है, रेट ऑफ इफ्यूजन जो आपका होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा
जो गैस का मास होगा उस पर, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आपका जहाँ पी आपका ये है, ये गैस की डेंसिटी है, और आपका यहाँ पे जो एम ये है, ये गैस का मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है ना। ये आपका रेट आपका हुआ ग्राहम्स लॉ, ठीक है ना। ग्राहम्स लॉ में क्या था कि रेट ऑफ फ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, एंड ये आपका रेट ऑफ फ्यूजन होगा जो, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ जो गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उस पे होगा, ठीक है ना। द रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैसेस R1 एंड R2 विथ मोलर मास M1 एंड M2 एंड डेंसिटी P1 एंड P2 आर रिलेटेड एज, ठीक है। जैसे कि R1 अपान R2, P2 अपान P1 बराबर M2 अपान M1 कर सकते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन को, सिंपल सी बात है, जो मैंने अभी दिखा था हम लोगों ने कि डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी बोल रहे हैं। डेंसिटी को कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं हम लोग, ये, और आपका होता है ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है ना, उसके। तो इन दोनों को अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में।